एक तरफ कांग्रेस पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा चलाकर आगामी मिशन 24 में जुट गई है। दूसरी तरफ एमपी में कमलनाथ मैराथन बैठक कर पार्टी में कसावट करने में जुटे हैं। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ऐसा दावा कर दिया जिस पर सूबे का सियासी पारा हाई हो गया। जी हाँ, उन्होंने बीजेपी के 4 विधायक कांग्रेस के संपर्क में होने का बड़ा दावा कर दिया। हालांकि वो विधायक कौन है, अभी तक उन्होंने पत्ता नहीं खोला है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मैं सत्य बोल रहा हूँ 1000%। उनसे संपर्क किया था कि हम लोग यहाँ पछता रहे, गलत हमारे फंस गए, हम 4 लोग वापस आना चाहते। तो मैं जो पूरी बात इसलिए नहीं कह सकता कि किसी के भविष्य को मैं उसने किसी ने विश्वास में हमसे किया है तो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। वहीं नेता प्रतिपक्ष के दावे पर जब कमलनाथ से सवाल किया गया, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के बयान के मायने क्या है? क्या मिशन 23 से पहले फिर पाला बदलने का दौर चलेगा? कयास इसलिए क्योंकि साल 2020 में ऐसी तस्वीर दिखी थी जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई थी। उधर भाजपा से सवाल किया गया तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अगर दम है तो उन विधायकों का नाम बताएं। गोविंद सिंह जी से तो आप लोग पूछिए, जब उनकी सरकार थी, तुलसी भैया उस सरकार के अंग थे, तब गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था कि इस सरकार में पैसा ऊपर तक जाता है। किसने कहा था? बीडी शर्मा ने नहीं कहा था, गोविंद सिंह ने वरिष्ठ मंत्री होते हुए कहा था। आप अपने अंतर्द्वंद में, आप अपने अंतर्भ्रम में और आप अपने अंदर आपकी जो चीजें थी, जो आपने गरीबों का हक छीना था, उसके कारण से आपकी सरकार गिरी। अब आप इस प्रकार की बातें करके एक बार झूठ के भ्रम में मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जनता बहुत समझदार है मध्य प्रदेश की। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो विधायक का नाम बताए ना। ऐसे जवाबी जमा खर्च करने से राजनीति नहीं चलती। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह जी की स्थिति कांग्रेस में बहुत ही खराब हुई है और इसलिए मीडिया की सुर्खियों में आ जाऊं, इसलिए ऐसे सेंसेशनल बयान वो दे रहे हैं। इसमें ना यथार्थ है ना तथ्य है। बहरहाल एक बार फिर संपर्क की सियासत में सूबे का पारा 7वें आसमान पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार मिशन 23 में गद्दार और वफादार के बीच चुनावी जंग देखने को मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के दिए उस बड़े बयान की जिसने सियासी सरगर्मियों को एकाएक बढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूछने लगी, जो दावा आपने किया है, जो 4 विधायक आप बता रहे हैं बड़े दावे के साथ कि उनसे संपर्क भी है और वो आना भी चाह रहे हैं, उनका नाम तो बताइए। नेता प्रतिपक्ष ने हालांकि ये बात कही कि वो किसी का राजनीतिक करियर खत्म नहीं करना चाहते हैं। उनकी राजनीति को लोग जानते हैं, वो जो कुछ कहते हैं 1000% वो सही होता है। ये अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो 1000% सही है। क्या उनका बयान सही है या भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल किया है वो सही है? खैर, इन तमाम विषयों पे हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले संपर्क की सियासत के क्या है मायने? मिशन 23 से पहले भगदड़ पार्ट 2 होगी क्या? क्या फिर पाला बदलेंगे माननीय? और अंत में कांग्रेस के दावों में कितना दम है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के दावों में कितना दम है, जानने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अभय प्रताप सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ संतोष सिंह गौतम जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का।
संतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि 1000% सही बात मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी राजनेता का करियर खत्म हो, उस पर किसी प्रकार की दिक्कत आए, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा। देखिए, अगर गोविंद सिंह जी ने यह बात कही है तो गोविंद सिंह जी सत्य बोलने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने खुद ही कहा है कि 1000% यह बात सही है। और यह बात भी नैतिक रूप से सही है कि जिन विधायकों ने नाम लेकर अपनी असंतुष्टि का इजहार किया है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रहकर, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है कि उनके नाम इस तरह उजागर किए जाए। तो गोविंद सिंह जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है और निश्चित रूप से उनके संपर्क में होंगे विधायक, अन्यथा वो ये बात कहते नहीं। चलिए, ऐसा आपको लगता है। लेकिन संतोष जी, एक बात और भी है ना कि गोविंद सिंह जी ठीक है, बहुत सीनियर नेता है, काफी वर्षों का अनुभव है उनको सियासत का। और मध्य प्रदेश की अगर हम सीनियर लीडरों की अभी वर्तमान सूची अगर निकालें वर्तमान नेताओं की, तो उसमें गोविंद जी का भी नाम होगा, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के। पर इस तरह के बयान से बीजेपी भी सवाल कर रही है। हम सवाल करते हैं अब अभय जी से। अभय जी, गोविंद जी तो ये कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल श्योर है, वो तो 4 विधायक, वो तो चर्चा भी हुई, लेकिन नाम नहीं बताना चाह रहे कि किसी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। देखिए, दोनों तरफ दो तरफा बातें हो रही हैं। एक तरफ गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं 1000% सही बोल रहा हूं। दूसरी तरफ कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जो आएगा उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तो कांग्रेस के अंतर्द्वंद ही बता रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जब गोविंद सिंह जी बने तो दिग्विजय सिंह जी के कोटे में ये पद चला गया, इस तरह की सारी वातावरण में बातें आई थी। अगर कोई भी राजनीतिक दल, मैं फिर कह रहा हूं आपसे और दावे के साथ कह रहा हूं, इस तरह के इशू अगर होते तो इसका माइलेज लेने से कोई नहीं चूकता। ये मीडिया के सामने प्रस्तुत कर देते, अब तक आपके सामने ले आते, पीसीसी में उनकी जो है प्रेस वार्ता करा देते, ये सारे नेता उनके बैठे होते। ये केवल शगुफे हैं, क्योंकि जो महाकौल का कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया, लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है, कुछ इनके पास कहने को नहीं है, तो किस तरह से इस वातावरण को दूषित किया जाए, ये इसके परिणाम है। जब जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, आपकी अभी शुरुआत में कहा कि आदरणीय गोविंद सिंह जी तो सही बोलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वो कहते थे कि ऊपर तक जाता है पैसा इस सरकार में। और उन्होंने उस समय भी बयान दिया था कि शराब पीने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, वो अपनी मर्जी से पीते हैं। तो इस तरह के बयान लगातार उस सरकारों में भी इनके आते रहे हैं। इसलिए ये सारे केवल राजनीतिक शगुफे हैं। अगर इस तरह की कोई विषय होती तो आज तक ये बड़ा हंगामा खड़ा कर चुके होते और इसको बड़ा प्रोपोगंडा बना चुके होते। चलिए, मैं रमेश जी से जानने की कोशिश करता हूं कि इसके मायने क्या हैं दोनों पार्टियों की ओर से। रमेश जी, ये क्या बस वार पलटवार वाले सियासी बयानों जैसा है कि चलिए आप कुछ बोल दीजिए हम भी उसका जवाब दे देंगे, बस इतना ही है क्या ये? देखिए, ये बात तो सही है कि ये जो कहा गया है, गोविंद सिंह जी ने कहा या भाजपा ने कहा, ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दम नहीं लगती। और अगर हो भी सकता है, मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता कि कुछ जो विधायकों ने कांग्रेस से अप्रोच की होगी, क्योंकि कांग्रेस के भी 1-2 विधायक हैं जो भाजपा से अप्रोच कर रहे हैं। ये अप्रोच करना एक बात अलग होती है और पार्टी में आना बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो अप्रोच हो सकता है किसी ने की होगी, लेकिन एक बात मैं बताऊं, जैसे कि गोविंद सिंह जी ने कहा है कि उन विधायकों ने ये स्वीकार किया कि उन्हें 18 करोड़ मिले हैं और बाकी रख लिए। मैं समझता हूं राजनीतिक शुचिता के लिए गोविंद सिंह जी को खुद आके बताना चाहिए कि वो 18 करोड़ हैं का, उसको जब्त कराएं, ईडी को खबर करें उसको कि ये 18 करोड़ इनके पास रखे हुए हैं, वो कहाँ खर्च किए। तो कुल मिलाकर के ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है। वो फिर एक और बात है, गोविंद सिंह जी ने भी कहा और कमलनाथ जी ने भी कहा कि उनको हम नहीं लेंगे और लेंगे तो टिकट नहीं देंगे। आपको अगर याद हो, जब स्थानीय शासन के चुनाव चल रहे थे तब कांग्रेस ने अभियान छेड़ा था कि जो लोग चले गए हैं, जो लोग नाराज हैं, उनको वापस लाया जाए। तो अभी 2 महीने तो नहीं हुए उसको। तो स्वाभाविक रूप से अगर वाकई आ रहे होते तो कांग्रेस अब तक उनका स्वागत कर चुकी होती, उनकी पत्रकार वार्ता करा चुकी होती, क्योंकि वैसा वो अभियान छेड़ चुके हैं। तो अभी ये जो दोनों के बयान आ रहे हैं, ये तो मुझे केवल बयानबाजी दिखती है। जी, मतलब ये एक सामान्य बयानबाजियां हैं जो पार्टी अपने अपने तरीके से कर रही है। ठीक है। संतोष जी, कुछ समय पहले कमलनाथ जी ने भी एक बयान दिया था कि मेरे संपर्क में बहुत सारे बीजेपी विधायक हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि बीजेपी की खेमे से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि और भी कांग्रेस विधायक आना चाहते हैं। तो कमलनाथ जी ने भी कह दिया था मेरे संपर्क में तो ढेरों हैं, बहुत सारे हैं, अब मैं किस किस के नाम बताऊं। तो ये गोविंद सिंह साहब का भी
उसी तरह का बयान है या थोड़ा सा अलग है? संपर्क में है क्या आप लोगों के इतने सारे विधायक? देखिए विवेक जी, कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी दोनों ही बेहद वरिष्ठ नेता हैं और छोटे लोगों मतलब मेरे जैसे स्तर के लोगों को तो टिप्पणी भी करने का अधिकार नहीं उनके बयानों पर, क्योंकि वो जो कुछ कहते हैं हाँ। तो उसमें गंभीरता होती है। और कमलनाथ जी ने भी यदि कहा है और गोविंद सिंह जी ने भी यदि कहा है तो इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक उनके संपर्क में होंगे। इसका एक नहीं अनेक कारण है। अभी हाँ। रमेश शर्मा जी ने कहा कि गोविंद सिंह जी ने कहा कि 18 करोड़ रुपए वो उनको मिले और बाकी रुपए नहीं मिले, तो बाकी 35 से 40 करोड़ रुपए की जो बात होती रही तो उसमें किसने भ्रष्टाचार किया? जो बीच में जो सारे मामले की डीलिंग कर रहा था, क्या उसने ही पैसे रख लिए या भारतीय जनता पार्टी? अब ये देखिए सुनने में कितना मजेदार लग रहा है। जिस मामले में ये जो हॉर्स ट्रेडिंग या जो भी हम लोग अलग अलग शब्द कहते हैं, यहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जी कंटिन्यू सर। तो निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं, तो हो सकता है कि विधायकों में उस रकम को लेकर भी असंतुष्टि का भाव हो और सभी विधायकों को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात नहीं किया है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सिंधिया खेमे के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान सुना था कि मुख्य सचिव उनकी नहीं सुनते, उन्होंने पत्र लिखा था बकायदा। तो पत्र भी किसको लिखा था? शिवराज सिंह चौहान को नहीं लिखा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा था। मतलब वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी घुले मिले नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया खेमे के बीच ये जो टसल चल रही है, इसके परिणाम निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में सामने आएंगे। और कमलनाथ जी ने यह कहा है कि मैं सौदेबाजी मान लीजिए। अच्छा संतोष जी, विवेक जी एक मिनट, हाँ बोलिए विवेक, मैं ये कह रहा हूं कि कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करता हूं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पैसा देके हम किसी को खरीदे। अगर कोई स्वेच्छा से कांग्रेस में आना चाहेगा तो कांग्रेस पार्टी गंभीरता पूर्वक उस पर विचार करेगी। हाँ, अच्छा मान लीजिए वही विधायक जो अभी बीजेपी के टिकट पर हैं, वो आ जाए बोले कि हम घर वापसी करना चाहते हैं, तो क्या टिकट दीजिएगा उनको 2023 में? निश्चित रूप से इस पर निर्णय हमारा आला कमान लेगा। कमलनाथ जी लेंगे, गोविंद सिंह जी लेंगे, दिग्विजय सिंह जी लेंगे। वहां जो भी संभावना होगी, जो भी पार्टी उचित समझेगी, पार्टी वैसा फैसला करेगी। हाँ चलिए ठीक है, क्योंकि इसलिए भी पूछा क्योंकि अभी ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसके दरमियान भी वो बात आ रही है। अब अभय जी का रुख करते हैं। अभय जी, आपकी ओर से भी बयानबाजियां लगातार आमने सामने आती रहती है, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, रामपाल सिंह जी हो। रामपाल सिंह जी ने तो कहा था कई विधायक हमारे संपर्क में हमसे आके मिलते रहते हैं। लेकिन ये क्या केवल ऐसी ही सियासी जुगलबंदियां हैं या कुछ आधार भी होता है सर इसका, कुछ मजबूत? देखिए, जब कोई भी दल सत्ता में होता है तो निश्चित तौर पर चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, उसके विधायक अपने क्षेत्र के काम के लेकर मुख्यमंत्री से और मंत्रीगणों के संपर्क में आते हैं। और उनको चूंकि संवैधानिक पद पर होते हैं मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इन सबकी चिंता भी करते हैं, सभी जगह काम करने का वो प्रयास भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस में जस्ट उल्टा था। कांग्रेस में इनके विधायक ही प्रताड़ित हो रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि हम खरीद फरोख्त का काम नहीं करते। नारायण त्रिपाठी जी को कौन ले जा रहा था बताएं, शरद कौल जी को कौन ले गया था बताएं। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, एनपी प्रजापति जी विधानसभा अध्यक्ष थे। जाते जाते बेचारे शरद कौल जी का इस्तीफा स्वीकार कराने पर जुट गए कि हम इनकी सदस्यता ही चली जाए। तो इस तरह की कुंठित मानसिकता के साथ ये लोग काम करते हैं, ये लोग नेतृत्व खत्म करते हैं। वो तो शरद कौल जी की बच गई विधानसभा की सदस्यता आदिवासी विधायक की, नहीं तो उसको भी समाप्त करने पर जुट गए थे। तो इन्होंने पूरे प्रयास किए थे कि सरकार को एन कैन पकड़े बचा लें। लेकिन जो विधायक गए थे वो एक अलग तथ्य है मध्य प्रदेश का, वो सिंधिया जी के समर्थक विधायक टूटे थे। वो इसलिए सिंधिया जी के इलाके से, जो सिंधिया जी के चाहे कोटे तो नारायण त्रिपाठी और शरद कौल जी को हमने भी देखा था विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कमलनाथ जी के साथ बैठ गए थे। तो आपकी पार्टी के भी बड़े नेताओं ने कहा, किसने तोड़ा, किसने शुरुआत की थी? उस समय तो भाजपा की सरकार नहीं थी प्रदेश में, इन्होंने ही शुरुआत की थी ना। तो इसलिए उसके बाद ये नहीं संभाल पाए, पूरे बीएसपी के सारे चले गए, भाजपा के साथ पूरी आज संख्या इनकी, ये इनका पेपर में कभी भी आप मीडिया में पढ़िए तो 25 विधायकों को क्षेत्र में जाने को कहा, तो कहां गए बाकी विधायक इनके जो इनको क्षेत्र में जाने को नहीं कह रहे। आज 79 की संख्या करीब बची है टूटते टूटते। इसलिए मेरे को तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं 16 को ग्वालियर और भोपाल, एमबीबीएस की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करे जाएंगे। तो ये जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय हो रहे हैं, इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सुगूफे छोड़े जा रहे हैं। नहीं तो कोई भी राजनीतिक दल, जैसे हमारे आदरणीय वरिष्ठ भाई साहब रमेश शर्मा जी ने कहा है कि इसका माइलेज लेने से ये नहीं चूकते, ये तो दिल्ली कार्यालय में बैठा के इसकी प्रेस वार्ता कराते। इसलिए ये कहीं कुछ नहीं है, केवल सुगूफ भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ देते। ठीक है, चलिए मैं रमेश जी का जरूर रुख करूंगा। रमेश जी, जो बात आपने राजनीति में शुचिता की कही, कहीं ना कहीं कुछ वरिष्ठ नेता तो इस बात में ध्यान देते हैं,
लेकिन जब कई वरिष्ठ नेता ये बयान दें कि हमारे संपर्क में 4 विधायक हैं, हम उनका नाम नहीं बताएंगे, जग जाहिर नहीं करेंगे, और मान लीजिए वो 4 विधायक बता भी देते, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में कौन जोखिम लेना चाहेगा कि भाई हमने तो बात ही नहीं की, आप दावा प्रस्तुत करो। तो इस तरह के बयान क्या आने वाले समय में और भी मिलेंगे देखने? निश्चित रूप से इस तरह के बयान विवेक जी अभी और आएंगे। उसका कारण है कि अब राजनीति जनता के बीच में सड़क पर जाकर के या जमीनी जुड़ी हुई राजनीति के बजाय मीडिया से जुड़ी राजनीति में उसका प्रभाव जो आया है, क्योंकि अब बयान ऐसे दिए जाते हैं जो मीडिया में थोड़ी सुर्खियां ले ले। अब इस तरह का बयान जो चल रहा है तो उसमें हेडलाइन भी मिली, उस पर डिबेट भी हो रही है, उस पर चर्चा भी हो रही है। तो राजनेता भी कहीं ना कहीं मीडिया ओरिएंटेड राजनीति करते हैं, तो इस तरह के बयान और आते चले जाएंगे। मानकर चलिए भाजपा भी कह सकती है कि हमारे पास भी कांग्रेस के विधायक आ रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का इतिहास गवाह है कि जब भी चुनाव समीप आते हैं, इधर का आदमी उधर और उधर का आदमी इधर जरूर आता है। ऐसा एक भी आप चुनाव नहीं देखेंगे जहां चुनाव से पहले दल बदल ना हुआ हो। तो चुनाव से पहले अगर कुछ विधायक कांग्रेस के वापस लौट के चले जाएं या भाजपा के 1-2 पुराने लोग टूट जाएं, तो उसका कोई बहुत आश्चर्य व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। सहज सामान्य प्रक्रिया है। और यूपी चुनाव में तो सर हमने देखा था, यूपी चुनाव से पहले तो कांग्रेस के स्तंभ, उत्तर प्रदेश में जो स्तंभ कहे जाते, चाहे आरपीएन सिंह हो, जतिन प्रसाद हो, जिस तरह से गए थे, वो तो मतलब गांधी परिवार के आंख कहे जाते थे। ये भी हमने देखा है सियासत में। ठीक है, एक बार फिर से हम संतोष जी का रुख करते हैं। संतोष जी, 2023 को लेकर तो आपकी पार्टी फुल फॉर्म में अभी से नजर आ रही है, एटलीस्ट बयानों में तो आप लोग लबरेज हैं, और मैं सोशल मीडिया अकाउंट भी आप लोगों का देखता रहता हूं, तो वहां तो बिल्कुल चर्चा यही रहती है कि कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री हैं। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं कहते वहां पर उनको, सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक में वगैरह वगैरह। देखिए, निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी अपनी तैयारियां करता है। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने छल से हमारी सत्ता छीनी है, चाहे ये कुछ भी कहें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन पूरे देश में यह बात स्थापित हो चुकी है कि विभिन्न सरकारों को तोड़ने का प्रशिक्षण किसके पास है, कौन इसका मास्टरमाइंड है, किसको चाणक्य कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, कौन दूसरे दलों को तोड़ता है, चाहे वो कर्नाटक में मामला रहा हो, कोशिश की गई हो, गोवा में कोशिश की गई हो, राजस्थान में कोशिश की गई हो, विभिन्न राजनीतिक दलों में, महाराष्ट्र में हुआ, तो हर जगह कौन सरकारें तोड़ता है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसकी विशेषज्ञ है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से जमीनी समर्थन मिल रहा है, आदिवासी समाज का, दलित समाज का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, उससे पूरी तरीके से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो जो यात्रा राहुल जी की निकली है, उसमें लाखों लोगों का समर्थन देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, और ये यात्रा जब मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी, मैं समझता हूं ऐतिहासिक होगी। उस समय की भीड़ वैसी किसी ने देखी नहीं होगी। इतनी तैयारी कांग्रेस की है। कांग्रेस बूथ स्तर पर काम कर रही है। 2 अक्टूबर से गांधी चौपाल का कार्यक्रम कांग्रेस ने चालू किया है प्रदेश भर की 23,000 पंचायतों में। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में अपने पुराने स्वरूप को भूल चुकी है, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अपनी गलतियों से सीख लेकर जमीनी तैयारी कर रही है, और इसका परिणाम निश्चित ही 2023 में देखने को मिलेगा। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी बुरहानपुर से, तो इसमें भी झलक देखने को मिलेगी क्या 23 विधानसभा चुनाव की? शक्ति प्रदर्शन, या कांग्रेस बताने की कोशिश करेगी कि देखिए इतना भारी जनसमुदाय हमारे साथ आ रहा है? देखिए, कांग्रेस को 2023 के चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का उतना संबंध नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साहित हैं, और जनता के मन में जिस तरीके से यह माहौल बना है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो वास्तविक समस्याओं को, जनता की बेरोजगारी को, महंगाई को लेके इस यात्रा के लिए उतरी है, दूसरी सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर। मैं पूछ लेता हूँ, अभय जी कितना सीरियसली है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? अभय जी, आप यानी आपकी पार्टी कितना सीरियस? विवेक जी, अभय जी क्या कहेंगे? आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे राहुल जी के साथ लाखों लोग चल रहे हैं। अगर इस तथ्य को कोई झुठला दे तो मैं राजनीति से नहीं, फिर ये मोदी जी का नाम लेंगे ना, ये गुजरात की रैलियां बताने लगेंगे। देखिए गुजरात और हिमाचल की, ठीक है, बताए वो हमारे तो राहुल जी की रैली सामने एक मिसाल। अभय जी बता देते। देखिए, मैं तेरा संतोष जी का एक जवाब दे दूं। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार में सांसद इन्होंने खरीदे थे परमाणु डील पर, जब वामपंथी इन लोगों ने उसका इनकी सरकार से बाहर चले गए थे। तो ये चरित्र तो कांग्रेस का रहा है, हमेशा से रहा है। इसलिए इस पर जो है संतोष जी इस बात के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ना लगाए।
और जहां तक यात्रा की बात है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आपकी यात्रा है। हमारे तो नेता 91 में कर चुके हैं ये यात्रा, जब कश्मीर जो है, आज कश्मीर को उन्होंने 370 हटा के उस यात्रा का उद्देश्य भी पूर्ण कर दिया है। माननीय मोदी जी उसके कोऑर्डिनेटर थे, माननीय हमारे मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो एकता यात्रा भारत की निकली थी। तो ये सारी यात्राएं जो करने का प्रयास राहुल गांधी जी को आप नेता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपको मुबारक हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे नेता अमित शाह जी हो, मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, लगातार जनहित में, और मोदी जी का तो यह दावा रहता है कि हमारी सरकार में जिस काम का हम शिलान्यास करते हैं उसका हम उद्घाटन करते हैं। हम विकास के काम को छोड़ के नहीं जाते, भागते हैं, हम उस विकास के काम का उद्घाटन भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नीचे तक, गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, कैसे सभी लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाभ हो, उसमें काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में ये केवल अपने नेता स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए थे, अब शायद वो पहुंच गए होंगे वहां पर वापस यात्रा में। नहीं तो खड़गे जी जब आए थे, कि खड़गे जी का बयान हमारा आपने सुना है जी, कि जब ईद पे बच जाएगा बकरा तो मुहर्रम में नाचेंगे। हाँ। तो इस तरह के जो बयानबाजी समझ में आती है कि किस तरह से जो है केवल लॉलीपॉप देकर और स्टाम्प वाला अध्यक्ष बनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं जी। आप लोग तो उसमें भी नसीहत दे रहे थे कि मुहर्रम में नाचा नहीं जाता है, उसमें तो जश्न नहीं मनाते, वहां मातम मनाते हैं। ठीक है, चलिए गौतम जी आप अपना जवाब रख सकते हैं सर, फिर हम रमेश जी का रुख करेंगे। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी जी कहते हैं कि जिस काम का हम शुरुआत करते हैं उसका अंत करते हैं। मैं इनको बता दूं कि मोदी जी ने 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले इन्होंने मोदी जी ने भाषण दिया था, किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, हर किसी के पास अपना घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा और घर के अंदर एलईडी बल्ब होगा, गैस कनेक्शन होगा। क्या सबको मिल गए घर? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? आज किसान जिस तरीके से आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार लोग सड़कों पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इंदौर से भोपाल तक रैलियां निकाल रहे हैं बेरोजगार। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा ये है कि ये झूठ बोलती है, केवल झूठ बोलती है। 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएंगे। तो ये सब बातें जो भारतीय जनता पार्टी के, जिसको अमित शाह ने खुद जुमला बताया था, तो ये लोग ऐसे दावे करें तो इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देख के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ठीक है, मैं रमेश जी का रुख करता हूं, एक ओवरऑल प्रतिक्रिया इस पूरी डिबेट को लेकर। रमेश जी देखिए, मोटे तौर पर ये जो अभी बयानबाजी चल रही है ये केवल अखबारों के लिए है और इस तरह की बयानबाजी अभी और तेज होगी। जहां तक विधायकों का एक दूसरे दल को छोड़ करके दूसरे दल में, अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाना है, ये भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब से राजनीति शुरू हुई है ये इधर से उधर जाना, अब पहला जो चुनाव था 1952 से लोग इधर से उधर जा रहे हैं। अगर 2-4 विधायक भाजपा के कांग्रेस में चले गए या कांग्रेस के भाजपा में आ गए, ये भी एक सामान्य बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की पैसे देने की बात है, वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा सा ये थोड़ी सी गरिमा के साथ में भी, गंभीरता के साथ में भी बात करना चाहिए, जिससे उन्हीं की छवि सुधरेगी, दूसरे के किसी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने अब 18 करोड़ की बात कही, 30 करोड़ की बात कही। अगर किसी ने कहा कि 18 करोड़ मेरे पास है तो उनको तुरंत ईडी को खबर करना चाहिए इसके पास 18 करोड़ रखे हुए हैं, ये कम से कम राष्ट्र का भला होता। तो कुल मिलाकर के इस तरह के बयानों से भी बचना चाहिए जी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता रमेश जी, फिर वही हमारी पुरानी बात ही आ जाएगी कि एक बात होती है ना कि चलिए माहौल बनाया जाए, थोड़ा सा कुछ बयान दें, और हमने भी देखा सोशल मीडिया में लोग बड़ा चाव से सुनते हैं, चाहे वो उस क्षेत्र के नेताओं के जो मतदाता रहते हैं वो हों या फिर प्रदेश के अन्य इतर जिले के जो लोग रहते हैं, वो बड़े चाव से सुनते हैं, बड़ा फॉरवर्ड करते हैं इसको। देखिए, मोटे तौर पर व्यक्ति को तो सुनने की उसका स्वभाव है, आप जो सुनाएंगे वो सुनता है, और सुनने की उसकी आदत धीरे धीरे करके, जिस तरीके से सोशल मीडिया में, फिल्मों में योजना पूर्वक घटिया डायलॉग, हल्के शब्द सुनने सुनाने का स्वभाव युवा पीढ़ी को डाला जा रहा है, उसी प्रकार राजनीति में भी योजना पूर्वक हल्की बयानबाजी को सुनने सुनाने का सुझाव सामान्य जन के ऊपर डाला जा रहा है। ये एक प्रकार से योजना पूर्वक ये काम है। मैं समझता हूं इससे बचना चाहिए और कहीं ना कहीं सकारात्मकता की ओर, कर्मठता की ओर और अच्छी बातों की ओर हमको समाज को करना चाहिए। अगर आपको राष्ट्र और समाज का भला करना, ठीक है कि एक चुनाव में आपको वोट मिल जाएगा, लेकिन दूसरे चुनाव में क्या होगा, क्या स्थिति बनी है राजनीतिक दलों की। तो मैं समझता हूं घटनाओं से सीखना चाहिए और गंभीरता की राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का कार्यक्रम में हमारे साथ शरीक होने के लिए। बड़ा सवाल यही था कि किसके संपर्क में कौन है,
क्या बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के विधायक हैं या कांग्रेस के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं? दोनों ओर से नेताओं के इस तरह के बयान सामने आते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के इस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 विधायक हमारे संपर्क में थे, नाम नहीं बताएंगे। लेकिन बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, आपके पास अगर नाम है तो बताइए ना। देखना यह होगा कि इस तरह की सियासी बयानबाजियों से, जुगलबंदियों से फायदा आखिर किसका होता है? क्या किसी पार्टी को माइलेज मिलता है या केवल इसी तरह के बयान हमें सुनने को मिलेंगे? IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।